जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है कनाडा इंडिया के बीच में थोड़ा था, अभी वॉर्स चल रहे हैं, पीपल टॉक अबाउट कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। बट मुझे लगता है एक कंट्री जो ऑफ लेट आई है, जिस पेस से, जिस प्रिपरेशन से वो आ रही है, सून इट विल ओवरटेक मेनी कंट्रीज। दैट इज, हमने जो नोटिस करा, स्टूडेंट्स ने अपनी पूरी एजुकेशन की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 1.5 साल में रिकवर कर ली। हमने एक बार एक स्टूडेंट से पूछा था, वो कनाडा गया था, उसने कहा मेरे को महीने का 40,000 रुपये बच जाता है सब खर्चा काट कूट के। उसी लेवल का, सेम एकेडमिक लेवल का स्टूडेंट दुबई में कम से कम 1.5 लाख रुपए बचा रहे हैं। AI will increase the number of job opportunities. It is just that people need to reskill themselves. Hello students. Today we are going to talk to a very interesting personality. Somebody who studied in UK back in 2005 at University of Leeds. Post that, he has started his own company and helped 29,000 students to study abroad. We're going to ask him many questions specifically about studying in UK. What was it for him when he studied there? How was it? What has changed over the years? And we're also going to talk about the recent changes that government of UK has brought in the form of white paper. So hold back and relax, because next 30 to 45 minutes is going to be very interesting, especially if you are looking to study abroad and right now if you are evaluating if you want to go to UK or not. First of all, thank you, Piyush. Thanks a lot for coming here and talking to us today. Thank you. As I said, our conversation is primarily to help students. And a student who is right now thinking about studying abroad might want to go abroad or have already decided कि मेरे को जाना ही है, and might be considering UK as one of the option. And recent years में देखा ही है कि how students going to UK has skyrocketed. Right? तो पीयूष, सबसे पहले तो I actually would want to understand from you or love to hear from you your story. कि आप जब यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स गए थे, क्यों गए थे? मतलब बैक इन 2005 4 and 5 टाइम। तो मतलब that decision 20 years back, जब तो study abroad was not even a thing. So what was the thought process and how was the experience and journey there? So ever since my school, I wanted to study abroad. But school के बाद फिर यूनिवर्सिटी में नहीं गया, बैचलर्स के लिए बाहर नहीं गया। फिर आई थॉट कि अब तो जाना ही जाना है। सो उस टाइम पे सिर्फ 2 ही डेस्टिनेशंस जाते थे स्टूडेंट्स, या तो USA जाते थे या UK जाते थे। मुझे याद है हमारी क्लास से कुछ बच्चे कनाडा जा रहे थे, तो सब पूछते थे यार कनाडा भी जाते हो? तो उस टाइम पे तो सिर्फ 2 ही कंट्रीज चलती थी। अब जब मैंने कहा सभी UK जाते हैं तो UK ही चलते हैं, तो UK में थोड़ा रिसर्च करा, वहाँ पे जो फ्रेंड्स पढ़ते थे, हमारे सीनियर्स पढ़ते थे, उनसे पूछा। सो उसमें 4-5 नाम आए। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिसर्च भी नहीं हो पाती थी। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, LSE, इम्पीरियल, यही सब नाम आते थे। एक मेरे सीनियर थे, उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स आ जाओ। वो वहीं पे पढ़ते थे, उनकी वहाँ पे जॉब भी लग गई। जनरली आपके कॉलेज का कोई सीनियर मिल जाए जो वहाँ पे सक्सेसफुल हो गया तो आपका रोल मॉडल बन जाता है। तो हमने कुछ नहीं करा, वी जस्ट वेंट देयर, सबमिटेड एप्लीकेशन एंड वी गॉट द ऑफर, वी गॉट सम स्कॉलरशिप ऑल्सो लेटर ऑन, सो वी वेंट देयर। आप और भी साथ में थे? मैं और अपने एक बहुत अच्छे फ्रेंड को भी साथ में ले गया था मैं। सो बिकॉज ही ऑल्सो वॉज ऑन द सेम लाइन, सो आई सेड कि लेट्स गो टुगेदर टू स्टडी देयर। फिर जब वहाँ पे गए तो रियलाइज करा कि हम लोग मैनचेस्टर एयरपोर्ट चले गए, और मैनचेस्टर एयरपोर्ट से हमने कुछ भी ट्रांसपोर्ट तो बुक करा ही नहीं है, और हमें ये लग रहा था कि यूनिवर्सिटी हमको पिक करने आएगी। सो आप पकड़ो, हमने मैनचेस्टर एयरपोर्ट के रेलवे स्टेशन पे ऑलमोस्ट पूरी शाम बिताई है सोच के कि अब लीड्स कैसे जाएंगे। फिर जब लीड्स यूनिवर्सिटी पहुंचे, जैसे भी तैसे भी, वहाँ पे हमारे पास ठहरने के लिए कोई कमरा भी नहीं था। सो यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स वॉज सो काइंड, उन्होंने हमें अकोमोडेशन दी। उन्होंने बोला यू टेक टेम्परेरी अकोमोडेशन फ्रॉम अस फॉर 3 days। 3 दिन कैसे वहाँ पे रुके। उसके बाद अकोमोडेशन ऑफिस ने हमें डेली हेल्प करा कि आपको कहाँ पे रुकना है, क्या करना है। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड फीलिंग ये काम इंडिया से हो सकता था, ये काम हमें कोई गाइडेंस कर देता तो शायद अच्छा था। Is that the reason आपने AEC उस टाइम ये इसका सीड आ गया। फिर उसके बाद जब क्लास में गए तो देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स आके कोर्सेज स्विच करते थे।
कि नहीं दिस इज़ नॉट द राइट कोर्स फॉर मी, आई वांट टू डू अनदर कोर्स। सो 1-2 हफ्ता पढ़ाई करने के बाद कोई बोला नहीं मार्केटिंग नहीं करना है, मुझे फाइनेंस में करना है, तो फिर से एप्लीकेशन सबमिट होती थी, डीन असेस करते थे, उनको फाइनेंस देते थे। तो हम लोग यही सोचते थे यार ये लोग इंडिया से गलत कोर्स चूज करके आते हैं, बिना अकोमोडेशन के आते हैं, तो इंडिया में ऐसा कुछ होना चाहिए कि स्टूडेंट्स को पूरी गाइडेंस मिल जाए। अकोमोडेशन की बात बताता हूँ, मैंने वहाँ पे जब गया था तो मेरे सीनियर ने कहा था तू आ जा मैं देख लूंगा, यू स्टे एट माई प्लेस। सो वी वेंट टू हिज अकोमोडेशन एड्रेस एंड इट वॉज लॉक्ड। सो वहाँ पे कोई था ही नहीं। अब रात को करीब 9:30-10 बज गए थे। मी एंड माई फ्रेंड सेड कि चलो होटल चलते हैं, बट देन वी वेंट टू द यूनिवर्सिटी। तो तब यूनिवर्सिटी ने हेल्प करी थी। सो वी वेंट थ्रू दीज चैलेंजेस। सो हमें लगा कि अगर कोई इंडिया में ये करेगा तो बहुत अच्छा चलेगा। सो दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड काउंसलिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर ओनली कि अगर आपको लीड्स आना है या कोई भी यूनिवर्सिटी जानी है तो पहले ये चीजें कर लो। या वहां पढ़ते हुए ही नॉट प्रोफेशनली, बट क्या होता है आपको लोग फोन करते हैं कि मैं ऐसा करना चाहता हूं तो मैं क्या करूं। तो हम उन सबको एक तरीके से पूरा यूनिवर्सिटी सिलेक्शन गाइडेंस देते थे, उनको एप्लीकेशन में भी सपोर्ट करते थे, उनको प्री डिपार्चर गाइडेंस भी देते थे। तो इन अ वे मैं बोलूंगा काम तो मैंने 2004 से ही शुरू कर दिया था। सो ये मेरी जर्नी है। फिर आपने क्या कोर्स किया था? मैंने मास्टर्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट करा था। मेरे ख्याल से मैंने कोर्स बहुत अच्छा चूज करा था क्योंकि उस कोर्स में हमें एक्सपोजर मिला। वहाँ पे हमें पहली बार, मैं जब इंडिया से वहाँ पे गया, इंडिया में बहुत ही थियोरेटिकल वे से पढ़ाते थे मुझे। आपको बताऊं, अगर कंप्यूटर्स भी लैब में शेयर करने को बोलते थे। अब अगर आपको कोड लिखना है तो 2 बच्चे एक ही कंप्यूटर पे कोड कैसे लिखेंगे। वहाँ पे हमारे पास एक कंपनी आई, रोमानिया की कंपनी थी। उसने बोला ये मुझे यूके में मार्केट एक्सपैंड करना है फार्मास्यूटिकल का, मैं कैसे करूं। तो हमने उसके लिए पूरा मार्केट रिसर्च करा, उसको एक मार्केट रिपोर्ट बना के दी। हमें यूनिवर्सिटी ने कुछ नहीं बताया था कि एंड रिजल्ट क्या होगा। लास्ट में वो रोमानियन कंपनी हमारे कैंपस आई और उसने 3 ग्रुप्स को, जिसमें लकीली हमारा भी एक ग्रुप था, अवार्ड दिया। एंड इट वॉज अ मॉनेटरी अवार्ड। सो नो वन एक्सपेक्टेड कि ऐसा कुछ मिलेगा, बट वो आप समझो रिपोर्ट बनाते बनाते ही एक मॉड्यूल हो गया। ऐसे ही आपको 8 मॉड्यूल्स करने हैं तो 8 मॉड्यूल कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल हो गया। दूसरा प्रोजेक्ट दिया कि ये किटकैट को कैसे मार्केट करा जाए, किटकैट को लार्जेस्ट सेलिंग चॉकलेट्स फिर से कैसे बनाया जाए। तो ऐसे ही पूरा आपको पढ़ाते। आपको एग्जाम भी जब देने जाओगे तो बोलेंगे आप बुक्स ले जाओ, बट बुक के अंदर आंसर ही नहीं होगा। बुक्स के अंदर तो प्रिंसिपल्स लिखे, अब आप वहाँ पे मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स पढ़ के आंसर थोड़ी डिराइव करोगे। सो बहुत ही प्रैक्टिकल वे ऑफ लर्निंग था। दूसरा जो एक डिफरेंस लगा, कंटिन्यूअस असेसमेंट। यहाँ पे आपका सबसे बड़ा एक हमें प्रॉब्लम क्या लगता था, लास्ट में मार्च में आके एग्जाम होते हैं, आप पूरा अप्रैल से जनवरी तक कुछ नहीं पढ़ते हो। आप सिर्फ फेब में आके यू स्टडी अ बिट एंड देन यू थिंक दैट नाउ आई एम डन, so you will give the examination in March, and luckily all of us score well. Over there they would keep assessing you after every 6 weeks, kabhi 10%, kabhi 20%, kabhi 30%, so that you are on your toes and you know I've got this much, this is where I'm going wrong. So आपकी उस तरीके से पढ़ाई अच्छी थी। और बहुत सारी चीजें मैंने देखी थी, जैसे एक बार आपको एक हमें प्रेजेंटेशन के ऊपर मार्क्स मिलने थे। सो उसमें प्रोफेसर ने हमें मार्क्स कम दिए। तो रीजन वी आज, आवर प्रेजेंटेशन वाज परफेक्ट। ही सेड जो आपके पीछे ग्रुप मेंबर्स खड़े थे, दे वर चिट चैटिंग एंड इट गिव्स अ वेरी नेगेटिव इंप्रेशन टू द ऑडियंस कि अगर आप प्रेजेंट कर रहे हो आपका ग्रुप आपके साथ नहीं है। सो ये सारे फाइन छोटे छोटे नुआंसेस जो हैं ये वहां जाके सीखे। दैट्स वेरी अमेजिंग। आज ही एक्साइटिंग लग रहा है, तो 20 साल पहले तो कितना बहुत exciting बहुत था। बहुत अच्छा था। वहाँ पे बच्चों को कंपनीज पे एक्सपोजर भी मिलता है। लास्ट के 3 मंथ्स जो डिसर्टेशन बनानी होती है, आप उसको एक कंपनी पे बना सकते हो। हमने एक वहाँ पे कंपनी थी क्लीवलैंड पोटैश करके, वो सॉल्ट माइन है। वो सॉल्ट माइन का काम था कि वो डी आइसिंग सॉल्ट होता है ना, जो बर्फ जम जाती है तो उसको हटाने के लिए। सो दे सेड वी सेल एनफ सॉल्ट इन द यूके, अप्रोक्सीमेटली 60% मार्केट था। दे सेड नाउ वी वांट टू एक्सपोर्ट। सो उनको स्टडी करके देना था कि कौन सी कंट्री में यूके की क्वांटिटी के बराबर का आपका सॉल्ट बिक सकता है। सो वी डिड 3 months केस रिसर्च विद देम। वी मेड अ कंप्लीट 20,000 वर्ड्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन देम। एंड में हम 5 स्टूडेंट्स थे, हम में से एक को उन्होंने जॉब भी ऑफर कर दी। सो दिस काइंड ऑफ थिंग आपको ना एक बहुत ही प्रैक्टिकल मेथड ऑफ लर्निंग लगता है। तब तो हमारे टाइम पे कोई स्टे बैक वीजाज नहीं होते थे। आज की डेट में तो स्टूडेंट्स के पास स्टे बैक वीजाज भी हैं। आप पढ़ के मैं पढ़ के मैं वहां पे जब थोड़ी सी मैंने जॉब करी थी कुछ समय के लिए, बट उसके बाद व्हेन आई केम बैक टू इंडिया फॉर सम रीजन आई थॉट लेट अस स्टार्ट दिस बिजनेस इन इंडिया। बट
उस टाइम पे सक्सेस रेट ऑफ फाइंडिंग जॉब्स वाज सिग्निफिकेंटली लोअर दैन टुडे, क्योंकि एक चेंज हुआ है। उस टाइम पे पढ़ाई खत्म करने के बाद एम्प्लॉयर को आपको हायर करना है। नाउ इमेजिन इफ एन एम्प्लॉय कम्स टू योर कैंपस, दे डोंट नो हाउ आर यू इन एजुकेशन, whether you would be the right fit for the company or not. They hire you. After 4 months, they regret hiring you. They cannot fire you because they've already applied for your work permit. Now they get the 2 years post-study work permit, under which you can go and work for an organization. There are a lot of SME organizations also, जिसके अंदर आप काम कर सकते हो. And then if you do well, they would stretch your visa. So it gives you a very good platform to exhibit yourself, to network around in the industry. So I think chances of Indian students or any international student finding a job in the UK has skyrocketed. Nice. Got it. तो आपने 20 साल से यू आर सेंडिंग स्टूडेंट्स अब्रॉड. Yes. तो कुछ चेंज आपने नोटिस किया है कि पहले इनका, जैसे आपने भी बताया कि यूएस यूके ही बच्चे जाते थे, फिर बीच में कनाडा, और अब तो इतनी कंट्रीज आ गई है. शिफ्ट कैसे हुआ है बच्चों? सो आज से अगर मैं बोलूँ, मैं अपने फादर के टाइम की जब बात करूँ, उस टाइम पे तो सिर्फ यूएस ही जाते थे बहुत ज़्यादा, यूके थोड़े बहुत जाते थे. ग्रेजुअली धीरे धीरे बाकी कंट्रीज ने सीखा कि इंटरनेशनल एजुकेशन इज समथिंग वी कैन रियली ऑफर. पहले उनका इस तरफ रुझान ही नहीं था, तो ऑस्ट्रेलिया ने शुरू करा था. जब मैं पढ़ाई करके वापस आया था यहाँ पे, तो मैंने देखा स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया काफ़ी जाते हैं. तब उस टाइम पे मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया के कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स में 400-500 इंडियन स्टूडेंट्स एक साथ जाते थे. उनको वहाँ पे इमिग्रेशन बेनिफिट्स मिल रहे थे. फिर उस टाइम पे कनाडा बहुत नहीं जाते थे. फिर कनाडा ने एक स्कीम निकाली, स्ट्रीमलाइन डायरेक्ट स्टूडेंट बोलते हैं उसको, पहले एसपीपी बोला करते थे वो लोग. उसमें आपको वीज़ा जल्दी मिलता था. तो जब ये 4 कंट्रीज ने अच्छा होल्ड बना लिया, then other countries also started thinking we can also do it. If they can do it, why can't we do it? Then few European countries came into the game, like Ireland, Germany, Scandinavian countries आ गई, इटली थोड़ा बहुत आ गया. ये लोग ने भी प्रमोशन शुरू कर दिया. बट मुझे लगता है एक कंट्री जो ऑफ लेट आई है, जिस पेस से, जिस प्रिपरेशन से वो आ रही है, सून इट विल ओवरटेक मेनी कंट्रीज, दैट इज दुबई, यूएई. आज की डेट में every second or third student that we meet is asking about UAE. हुआ क्या, पहले UAE स्टूडेंट्स जाते नहीं थे. अभी UAE में एक्सपैट्रिएट पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 85% हो गई. अब वो एक्सपैट्रिएट्स आ गए, उनके बच्चे हैं, उनको या तो वो वेस्टर्न वर्ल्ड में भेजेंगे पढ़ने या वापस इंडिया भेज देते थे. इफ वेस्टर्न कंट्रीज आर वेरी एक्सपेंसिव एंड दे डोंट वांट टू सेंड द चाइल्ड बैक टू इंडिया, व्हाट वाज द ऑप्शन फॉर देम? नथिंग. द गवर्नमेंट रियलाइज्ड दिस. They invited foreign universities to come and set up the campuses there. उन्होंने डेस्क बाय डेस्क, मतलब एकदम रेप्लिका कैंपस बनाया, तो सो दैट आपको सेम डिट्टो फील आए. अब वहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम है, हैरियट वॉट है, वोllongong है, ऑल ग्लोबल टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज. फिलहाल आप आईआईटी के हो तो आईआईटी दिल्ली ने भी वहाँ पे कैंपस खोला है. अभी लेटेस्ट कैंपस IIM अहमदाबाद ने भी वहाँ पे खोल दिया है. सो अब स्टूडेंट्स को इतने ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो उन्हें लगता है मैं उतनी दूर क्यों जाऊँ. दुबई के 2 खास एडवांटेजेस हैं, कुछ काफ़ी सारे हैं. एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है जॉब्स. दुबई में जॉब्स मिलती हैं. जॉब्स स्टूडेंट्स को, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को लेने के लिए 2 चीज़ें चाहिए. नंबर 1 जॉब ऑफर, नंबर 2 जॉब वीज़ा. जॉब ऑफर तो फॉरेन में बहुत कंट्रीज में मिलता था. वर्क परमिट में चैलेंज आता था, क्योंकि हर कंट्री प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स रखती है टू प्रोटेक्ट देयर ओन सिटीजन्स. यूएई में ओनली 15% ऑफ द पॉपुलेशन इज देयर ओन सिटीजन, दे आर वर्किंग. सो उनको तो फॉरेनर्स चाहिए ही चाहिए. सो दे वर वेरी लिबरल विद वर्क परमिट्स. बिकॉज अभी ऑफ लेट आप देखोगे पोस्ट कोविड यूएई इकोनॉमी काफी बूम करी है, तो वहां पे वैकेंसीज बहुत आई हैं. इस वजह से वहां पे जॉब्स ऑलमोस्ट, हमारे कंपनी से जितने भी स्टूडेंट्स गए, मैं कहूँगा ऑलमोस्ट सबको जॉब मिली है. दूसरा, अगर वही क्वालिटी आपको आपके घर के पास मिल जाए, 9 घंटे की जगह 3 घंटे की दूरी पे मिल जाए, 100 रुपए की जगह 60 रुपए में मिल जाए, यूएई इज 40% चीपर, सो आप क्यों नहीं उसको कंसिडर करोगे. सो इस वजह से दुबई हैज रियली रियली पिक्ड अप वेरी वेल इन इंडिया. राइट. तो थिंग दैट आई लव अबाउट दुबई प्राइमरीली इज कि एक तो बिकॉज a lot of Indians are there, you're able to connect with the people. And जो आपने बोला है कि जो इकोनॉमी है that is skyrocketed Yes. post COVID. Yes. Job opportunities बहुत है. In fact,
मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स इंडिया में पढ़ के वर्किंग इन दुबई टुडे, यस फार्मास्यूटिकल कंपनीज में है, वहाँ के नए न्यू एज स्टार्टअप्स में है, टेक जॉब्स में है. एंड ऑब्वियसली वन ऑफ द थिंग दैट दे कीप टेलिंग अबाउट दुबई इज कि यार ऑब्वियसली लाइफ इज गुड बट द कंपनसेशन इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ टैक्स. जो 30% यस वो इंडिया में एक्सपेंस टैक्स में चला, एब्सोल्युटली so that comes यस. and obviously facilities तो वर्ल्ड क्लास ही. एक टैक्स से मैं आपको इलेबोरेट करूंगा. एक टर्म बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम. Yeah, आपके पास कितना रुपया बचा, right. राइट? आप वेस्टर्न वर्ल्ड में टैक्सेस देते हैं शुरू से ही, क्योंकि आप टैक्सेबल स्लैब में ही आ जाते हैं. वो टैक्स का आपको डायरेक्ट बेनिफिट क्या मिलता है? वो डायरेक्ट बेनिफिट मेडिकल है, आपके बच्चों की पढ़ाई है. इफ यू आर 23, 24 year old, 25 year old guy, neither are you going to fall sick, nor do you have kids. So you don't really claim benefits of those taxes. You think I'm paying taxes to the government which I possibly would use after 10 years. दुबई में पूरी इनकम आपके बैंक अकाउंट में आती है. You decide where you want to invest, where you want to spend. So जो आपकी एक सेविंग्स है, वो हमने जो स्टूडेंट से पूछा, हमने एक बार एक स्टूडेंट से पूछा था, वो कनाडा गया था. उसने कहा मेरे को महीने का 40,000 रुपये बच जाता है, सब खर्चा काट कूट के. उसी लेवल का, सेम एकेडमिक लेवल का स्टूडेंट दुबई में कम से कम 1.5 लाख रुपए बचा रहे हैं. सो आप माइंड में सोचोगे, इफ आई एम सेविंग 5 lakhs इन कनाडा और आई एम सेविंग 18 lakhs इन दुबई, सो व्हाट इज बेटर फॉर मी? सो एक ये डिस्पोजेबल इनकम का पॉइंट बहुत स्ट्रांग है. राइट, ये मेक सेंस. बट अच्छा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो आपने कैंपस बताया जो वहाँ पे खुले, इज द सेम एज द मेन कैंपस? अगर आपको स्केल बोलूंगा तो स्केल के टर्म्स पे नहीं है, बट अगर आपको फैसिलिटीज बोलूंगा, लुक मतलब कैंपस का फील बोलूंगा, तो वो सेम है. आप एक एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम का कैंपस देखिए. यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम के कैंपस में जो फैसिलिटीज हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उनके मेन कैंपस में. इनफैक्ट दिस इज व्हाट द बर्मिंघम दुबई टीम टोल्ड अस, दैट इवन द डेस्क्स in this campus are a replica of the desks in the UK campus. एक चीज मैचिंग है. अब एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, दूसरी चीज होती है फैकल्टी. अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द फैकल्टी इज स्टिल फ्रॉम द यूके. 50% उनकी यूके ट्रेंड है, 50% कम्स फ्रॉम द यूके. सो स्टूडेंट्स कहते हैं जो वो एक एक्सपोजर है वो पूरा मिल रहा है. थर्ड हो गया कि वहां पे बैच डायनेमिक्स, क्लास डायनेमिक्स की स्टूडेंट्स कैसे हैं. एक क्लास में आमतौर पे 70-80 स्टूडेंट्स होते हैं, और उन्होंने बोला करीबन इसमें 20-25 नेशनैलिटी के बच्चे हैं. सो मैं ये पूछता हूँ, मैंने इंडिया में कभी भी क्लास में 20 नेशनैलिटी छोड़िए 2 नेशनैलिटी भी नहीं देखी थी. इंडिया में तो स्टेट स्कूल में तो सेम स्टेट के बच्चे हैं. वहीं सेम स्टेट के, वहां पे अगर बर्मिंघम दुबई में मैं जा रहा हूँ, मुझे 20 नेशनैलिटी के बच्चे मिल गए. मुझे यूके में भी ऑलमोस्ट यही मिल जाता है. सो काफी सिमिलर एक्सपोजर मिलता है स्टूडेंट्स को. जो उनको मेन कैंपस में मिलता है वही इनको यहाँ पे भी मिलता है. कॉस्ट वाइज सस्ता होना चाहिए. कॉस्ट वाइज डेफिनेटली 2 एस्पेक्ट्स होते हैं कॉस्ट के. ये 3 एस्पेक्ट्स होते हैं हमेशा बच्चे की पढ़ाई के लिए. फर्स्ट एस्पेक्ट होता है ट्यूशन फीस, सेकंड एस्पेक्ट होता है लिविंग एक्सपेंसेस, थर्ड एस्पेक्ट होता है अर्निंग्स अलोंग विद द स्टडीज. अगर मैं ट्यूशन फीस की बात करूं तो ट्यूशन फीस इज अप्रोक्सीमेटली 25 to 50% चीपर देन द मेन कैंपस. लिविंग कॉस्ट की बात करूं, सो एज ऑफ टुडे दुबई इज अप्रोक्सीमेटली 20-30% लोअर देन द वेस्टर्न वर्ल्ड. अर्निंग्स की बात करूं तो यहां पे उनका सबसे बड़ा यूएसपी आता है. दुबई में मास्टर स्टूडेंट्स की क्लासेस आर इन द इवनिंग, सो स्टूडेंट्स गेट द फुल डे टू वर्क. नाउ दे नीड टू फाइंड एन एम्प्लॉयर हु वुड गेट देम अ वर्क परमिट, बट दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. वो वहां पे जाके महीने 2 महीने अपना जब सेटल हो जाए, उसके बाद वो जॉब ढूंढे. उनको जैसे ही जॉब मिलती है, वो मॉर्निंग से लेके 4 PM या 5 PM तक जॉब करें, इवनिंग में पढ़ाई करें. वीकेंड्स में ज्यादा पढ़ाई होती है. ये एक ऑप्शन की वजह से उनका जो नेट कॉस्ट ऑफ स्टडी है, जो टोटल लग रहा है, वो सिग्निफिकेंटली लोअर डाउन हो जाता है. कुछ स्टूडेंट्स ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेरेंट्स से लिया, बाकी आगे का काफी कुछ खर्चा अपने आप मैनेज करा है. तो इन वे अगर बोला जाए, इंडिया में आप Tier 2 MBA कॉलेज में कर रहे हो, इससे तो आप दुबई पढ़ने चले जाओ. 100%, राइट, कोई शक नहीं है ना. क्योंकि यहाँ पे आप Tier 2 कॉलेज में 20 लाख 15 लाख रुपए लगा रहे हो. आई एम अज्यूमिंग सेम कॉस्ट में दुबई में आप वहां पे पढ़ लोगे, कुछ इंक्लूडिंग आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी को मिला के तो और सस्ता हो जाता है इससे. और आपको जो डिफरेंसेस मिलेंगे वो इससे बहुत ज्यादा है. स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा फैक्टर होता है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. ये इस टाइम पे
दुबई बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहा है आपकी एजुकेशन पे। हमने जो नोटिस करा, स्टूडेंट्स ने अपनी पूरी एजुकेशन की कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1.5 साल में रिकवर कर ली। इतनी क्विक आरओआई आपको कहीं पे नहीं मिलेगी, इंक्लूडिंग इंडिया में भी नहीं मिलेगी। इंडिया का एक प्रॉब्लम है और एक बेनिफिट भी है। इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है। इंडिया में टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू बी इन टॉप 1% ऑफ इंडिया। आप अपना एग्जाम्पल ले लो, आईआईटी का सक्सेस रेट अप्रोक्सीमेटली 1% से कम है, राइट? आज आप यूपीएससी एग्जाम देते हो, आप ब्यूरोक्रेट आईएएस आईपीएस बनते हो, उसका 0.1% सक्सेस रेट है। सो इंडिया में अगर आप आईआईएम्स में जाना चाहते हो तो 99 परसेंटाइल चाहिए। सो व्हाट हैपेंस टू द रिमेनिंग 98-99% ऑफ द स्टूडेंट्स इन इंडिया? अनफॉर्चुनेटली उनकी ग्रोथ स्लो है। वो लोग एक बहुत ही कन्वेंशनल मेथड से जॉब स्टार्ट करते हैं, फिर उनकी लीनियर ग्रोथ जाती है, हर साल 10-20% ग्रो करते 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 जहां वो टॉप 1% स्टार्ट करता है, उधर तो ये बच्चा 10 साल बाद पहुंचता है। जबकि हो सकता है बच्चे में कुछ ना कुछ काबिलियत हो जो उस एंट्रेंस एग्जाम में ना दिखी हो। सो ये बच्चा फॉरेन जाके अपने आप को प्रूव कर सकता है दैट यस आई कैन ऑल्सो डिलीवर। एंड दुबई में वंस यू स्टडी देयर, आई नो मैं यूके की बात कर ली थी बट आई एम फाइंडिंग इट मोर इंटरेस्टिंग एंड हम यूके की भी बात करेंगे। बट अगर दुबई में मैंने जॉब पढ़ाई की तो उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क वीजा का क्या स्टेटस है? दुबई में एक उनके पास जॉब सीकर वीजा है जो कि 120 डेज का मिल जाता है स्टूडेंट्स को। ये जैसे ग्रेजुएट हुआ आप जॉब सीकर ले लो। बट आपको एक बात बताता हूँ, किसी भी स्टूडेंट ने ये वीजा अप्लाई नहीं करा क्योंकि उसको पढ़ाई के दौरान ही नौकरी मिली है। सो वहां पे पढ़ाई खत्म करके जॉब सीकर वीजा अप्लाई करने की नौबत ही नहीं आई। अब ये चीज आज मैं आपको ऑस्ट्रेलिया या कोई भी फॉरेन कंट्री से कंपेयर करता हूं। मान लीजिए आज फॉरेन कंट्री में कोई पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं हुआ, तो एम्प्लॉयर को अगर आपको कैंपस से लेना है तो उसको गवर्नमेंट को प्रूव करना पड़ेगा दैट आई एम हायरिंग दिस पर्सन बिकॉज ही और शी इज द बेस्ट। एंड देन आपको हायर करने के बाद अगर उसे लगा आप अच्छे नहीं हो तो वो आपको फायर भी नहीं कर सकता। ये चीज दुबई में सिग्निफिकेंटली इजी है। दुबई में एम्प्लॉयर आपको हायर करता है तो वर्क परमिट्स के लिए बहुत उसको मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। वर्क परमिट्स आर इजी, इसीलिए पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का बहुत ज्यादा नीड वहां पे आया नहीं है। और जो मैंने पहले एक रीजन दिया था, 85% ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्सपैट्रिएट्स, तो जॉब्स इजी हैं। तो उसके बाद मतलब डायरेक्टली वर्क वीजा मिल जाता है? डायरेक्ट अलॉन्ग विद मैं तो कह रहा हूं आपको कि बच्चों को जो मास्टर स्टूडेंट्स हैं जाने के 3-4 महीने के बाद ही वो स्टूडेंट वीजा से वर्क परमिट पे कन्वर्ट कर रहे हैं। इवन दो इट इज ऑप्शनल, यू कैन कंटिन्यू ऑन अ स्टूडेंट वीजा। बट वहां पे जब आप देखते हैं मेरी आधी क्लास वर्क परमिट पे चली गई है तो आप भी एंटाइस हो जाते हो कि मुझे भी वर्क परमिट लेना। वर्क परमिट की कोई लिमिट है कि इतने टाइम? जनरली 2-2 साल का मिलता है आपको, बट वो आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि किसी का रिन्यू ना करा हो। दे कीप रिन्यूइंग। एंड एक प्रॉब्लम थी पहले जो स्टूडेंट्स को लगती थी कि दुबई में पीआर कहाँ है, उन्होंने इसका आंसर दिया गोल्डन वीजा। गोल्डन वीजा 10 साल का वीजा लॉन्च करा है विच इज गिवन टू पीपल, टू स्टूडेंट्स हु आर वेरी हाई इन द काइंड ऑफ ग्रेड्स और सम स्किल्स। आजकल एआई के स्टूडेंट्स जो कि बहुत हाई ऑन स्किल्स हैं उनको दे रहे हैं, स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड वेरी वेल उनको देते हैं। और इफ यू गॉट अ फैंटास्टिक जॉब, इफ यू आई थिंक उसका 30,000 दिरहम्स का कुछ लिमिट है कि आपको इतने पैसे मिलेंगे तो हम आपको गोल्डन वीजा दे देंगे। उससे आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल गई कि मेरे पास 10 साल का वीजा आ गया, आज मेरी यहाँ पे फैमिली भी आ सकती है, मेरे पेरेंट्स भी आ सकते हैं। ये पेरेंट्स वाला एंगल बहुत स्ट्रांग है क्योंकि जब आपकी एज एक मान लीजिए आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, यू वांट देम टू बी विद यू। बाकी कंट्रीज में पेरेंट्स को आने की परमिशन बहुत बार नहीं मिलती। दुबई में दे अलाउ योर पेरेंट्स टू लिव विद यू इफ यू आर ऑन अ गोल्डन वीजा। Very interesting. Seems like Dubai has done quite a work. I think they made a checklist first and they're ticking all the boxes, so it's in the process. तो पीयूष, दुबई मत समझ में आया मुझे। मतलब मैंने इतनी रिसर्च दुबई के बारे में नहीं की थी। इवन दो हम लोग रूम्स करते हैं वो सब करते हैं, बट इतना डिटेल में मेरे को दुबई के बारे में नहीं पता था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट। जैसे मैं अपने स्टार्ट किया था, यूके भी मुझे समझना था, राइट? एंड यूके पे मुझे भी काफी कुछ पता, तो आई वुड लव टू आस्क सम हार्ड क्वेश्चंस। Yes, please. राइट, डोंट माइंड। Yeah. राइट, तो गिवन हमने दुबई के बारे में इतनी बात की है तो मैं बीच बीच में चाहूंगा कि हम दुबई और यूके का भी कंपैरिजन करें। Absolutely. ऑन एस्पेक्ट ऑफ। बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा इंप्रेशन रहा है यूके के लिए वो यही रहा है कि फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तो वर्क वीजा ही नहीं मिलता था, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा नहीं मिलता था। फिर थेरेसा में ने आई थिंक स्टार्ट किया था, एंड फिर
देन सर्टेन चेंजेस. उसका जो एंड रिजल्ट रहा है वो ये रहा है कि पिछले 3-4 साल में बहुत स्काई रॉकेटेड वे में बच्चे यूके राइट. उसके बाद अभी एक वाइट पेपर यूके का है जिसमें यूके की गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस प्रपोज किए हैं, नॉट अभी किए नहीं, प्रपोज किए राइट. सबसे पहला क्वेश्चन ये, हाउ इज यूके इकोनॉमी डूइंग? क्या यूके में जॉब्स है, एंड स्पेसिफिकली जॉब्स एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंट्रिंग? हो सकता है वहां के लोकल के लिए जॉब, क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जॉब है? सो अगर आपको मैं थोड़ा हिस्ट्री से शुरू करूं, जैसे आपने थेरेसा मे के पहले के भी टर्म के बारे में बताया. सो पहले यूके में सन 2007 में एक स्कीम आई थी, SEGS, साइंस एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट स्कीम, under which they used to give 1-year work permit to every science student. Then they started off with the post-study work permit, I think in 2008 or 9 somewhere, and it was hugely successful. It went on so well, I think till 2012 or 14, it was successful. I think 2012. And then the government said that we should probably not be looking at post-study work permit because they had a problem then. They said students are doing master's level courses and not taking the jobs at the appropriate level. So probably it was not conceived so well. Students didn't really apply for the master's level opportunities. But then eventually it got reintroduced in 2020, right? After 2020, जो आपने कहा पिछले 4-5 साल में boom आया, वो क्यों आया? UK was a natural choice for students. Why? There is no other country in the world which can offer you this quality of education in 1 year and this much cost. Approximately 25-30 lakhs के अंदर ना आपको US में एजुकेशन मिलती है, ना आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलती है, वो आपको सिर्फ UK में मिलती है. That living standards of London is at par with that of New York or Melbourne or other countries. So where in the world were you getting a 1-year education with 2 years of stay back visa? So ये बस एक आप पकड़ लो, एक टिन से लिड हटाने की बात थी. The moment they opened it, every student rushed towards UK. UK became the buzzword. Everyone wanted to study in the UK. And I think it was successful also. Students were finding opportunities. Then came COVID. During the COVID, UK government really supported their students. They made sure that you have a home to stay, you have food on your table, you have some money for yourself. That measure really paid off. They made sure that employers do not fire their candidates, right? So this really worked very well. Once the COVID got over, UK was one of the first few countries to open up. Right. Because it opened up so early, so the economy started booming. If you understand, at that time, loans came at a very low cost. In 2022, 23, loans came at a low cost. UK opened, so economy boomed. And every student over there were finding jobs. Right. Of late, loans have become expensive, right? So economy थोड़ा सा तो cool down होगी. हर country में economy went up and then coming up like this. UK saw some recession for two quarters, but now it's back. It's back in the normal. It's back in the green. So it's growing again. Students who are there are finding jobs. I would not say 100% of the students are finding jobs, but majority of the students who are intelligent, applying properly, are finding jobs. We've spoken to the students who've got jobs. So they say कुछ नहीं है, बस पहले start करना है, apply करने, application properly डालना है. कितने % बच्चों को मिला? I think through our own company that we took the statistics, approximately if I divide the batches in two, one is the STEM courses, science, technology, engineering, management, mathematics, and one is the non-STEM. STEM में approximately 90% of the students were able to find jobs. Non-STEM में it was lower, but if I take the average out, it should be around 70%. 70% of the students, and a lot of students didn't want a job. Lot of students. UK also attracts one segment of students, which is the elite students in metropolitans of India. They would always come back because they have a large family business to expand. So they never applied for the jobs. But anyone who wanted a job found a job because they also had that 2-year stay back visa. You were asking about the recent changes of white paper. So this is one change that they're proposing, although it is not a bill yet. It would be passed in the parliament, and if it is passed, it would be a law from probably next year. 24 months post-study work permit, which is called as graduate immigration route, is proposed to be 18 months.
इवन इफ इट बिकम्स 18 months तो भी ठीक है, बिकॉज यू जस्ट नीड अ किक स्टार्ट. आपका कॉलेज खत्म हुआ, उसका एक स्टेटिस्टिक्स आया था, अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 6 months 90% of the students were employed. Right? If you're employed even on the post-study work visa, you've given 1 year to the organization, you can ask them to convert your GIR into a proper work permit. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑर्गेनाइजेशन को. उनका एक लिस्ट है, उसको टियर 2 रजिस्टर कहते थे, अब उसमें वर्क परमिट रजिस्टर होगा मे बी. उसमें नाम थे करीबन 28 से 30 हजार एम्प्लॉयज के. आपका एम्प्लॉयर अगर उन 28 से 30 हजार एम्प्लॉयज में से है, यू कुड आस्क देम that you have the permission to give me a work permit. I have worked with you for 1 year. Can you sponsor me? I think it is not going to be a challenge. The problem was just, मेरे ख्याल से तो 1 year का होगा तो भी आपको जॉब मिल जाएगी, बट 18 months is good enough. तो ये जो चेंज हुआ है, या जो एक फियर बच्चों के अंदर आया था व्हाइट पेपर को लेके कि अब तो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा 24 से 18 महीने हो रहा है, तो वो इट्स नॉट अ बिग थिंग. इट्स नॉट अ बिग थिंग. अगर आप जो स्टूडेंट्स वहां पे पोस्ट स्टडी वर्क परमिट का बेनिफिट लिए भी थे, ये स्टूडेंट्स उन सब स्टूडेंट्स से पूछें कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट कितने समय तक यूज करा. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वुड हैव गिवन अप द GIR आफ्टर 1 year, because after working for 6 months to 1 year, your employer knows you and they would want to sponsor you a work permit rather than you being on a post study work permit. सो ये थोड़ा सा तो होता ही है कि एक फेयर फैक्टर आता है कि कम हो गया, बट उसकी कभी जरूरत ही नहीं थी. इफ यू नीडेड दिस मच बट यू आर गेटिंग दिस मच, बट टुडे अगेन इफ यू गेटिंग दिस मच, दैट्स आल्सो सफिशिएंट. ऑल्सो एक चीज जो मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी वाज दैट 1 year मास्टर, दैट इज व्हाट यू वर सेइंग, राइट? 1 साल का मास्टर्स प्रोग्राम है और यूके में ही मेजरली होता है, एंड दैट अट्रैक्ट स्टूडेंट. एज ए स्टूडेंट या समबडी, लेट्स से मेरे छोटे भाई को मैं बाहर करने भेज रहा हूँ, मुझे 2 कंसर्न 1 year मास्टर्स में भेजने की है. वन इज कि 1 साल में क्या ही सीखे, मतलब दुनिया थोड़ी चेंज हो सकती है, राइट? दैट इज द फर्स्ट थिंग कि यार मतलब इस 1 year मैं सही में पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ, तो इस 1 year गुड इनफ टाइम कि वो उसकी पर्सनालिटी में वो चेंजेस आए, उतना एक्सप्लोर कर पाए, या और सेकंड में 1 year के मास्टर्स के लिए अगर भेजूंगा तो मुझे ये रहेगा कि यार वो तो जाते से ही दूसरे महीने तीसरे महीने से इंटर्नशिप जॉब में लग जाएगा, तो पढ़ाई का तो कहीं ध्यान नहीं देगा. गुड क्वेश्चन. मतलब थोड़ा सा मैं पर्सनली अगर मैं अपने किसी लव्ड वन को भेजना चाहूंगा तो मैं शायद 2 years के लिए भेजना चाहूंगा, बट वुड लव टू अंडरस्टैंड योर व्यू पॉइंट देयर. What matters most is what did you study? Whether that is 1 year or 2 years, or even in USA, a lot of students go for 2 years, but they accelerate and finish it in 1.5 year or even lesser. Even in other countries, वो accelerate कर लेते हैं. 2 years का कोर्स थोड़ा सा stretched रहता है ज्यादातर जगह. UK में 1 year के कोर्स में आपको छुट्टी नहीं मिलती ज्यादा. You just have maybe couple of weeks of Christmas break and maybe a week of Easter break. That's it. So out of 52 weeks, you have a project or you're studying for at least 48 weeks. So 48 weeks की स्टडी तो यहाँ पे बहुत सारे बी स्कूल्स में भी नहीं मिलती है 1 साल में. दूसरा क्वेश्चन आता है दैट हाउ इज द इंटेंसिटी. सो यूके का थोड़ा पेस फास्ट है, आपको रिसर्च काफी करना पड़ेगा. जो मे बी आप उसको स्लो पेस पे कर पाते वो आपको ज्यादा फास्ट करना पड़ेगा. आपको लाइब्रेरी में ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है. आपको वहां पे बहुत सारे लर्निंग टूल्स देते हैं, यूरो मॉनिटर का एक्सेस मिलता है, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो स्टूडेंट अपने आप नहीं खरीदेगा, उस पर बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है. सो थोड़ा सा आई अंडरस्टैंड दैट द 1 year ऑफ एजुकेशन दैट यू हैव इज स्लाइटली रिग्रेस, बट सी अंडरस्टैंड द बेनिफिट. अगर आपके भाई हैं आज वो 2 साल पढ़ाई करेंगे तो वो जॉब भी तो 1 साल मिस करेंगे. सो इट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो यू फिनिश योर स्टडीज अर्ली. आप क्यों और लंबा पढ़ना चाहते हो? आप यहाँ पे 15-16 साल तो पढ़ चुके हो. आपको जॉब करनी, आप चाहोगे आगे जो मैं मास्टर्स कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए सो दैट आई कैन स्टार्ट वर्किंग. So it gives you a very unique advantage of finishing your masters in 1 year and start working in the second year. तो जो यूके की यूनिवर्सिटीज दुबई में जो कैंपस है तो वहां पे भी सेम 1 year मास्टर्स ही हुआ है? Very good question you asked this. Full time 1 year. दुबई में एक यूनिक ऑफर हो रहा है स्टूडेंट्स को. जो 1 year का फुल टाइम है, स्टूडेंट्स उसको 2 years के पार्ट टाइम कोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं. क्यों करते हैं? अब आप कहोगे उसमें तो उनका टाइम वेस्ट होता है. उनको नंबर ऑफ आवर्स पर वीक कम पढ़ना पड़ता है. बी, उनकी जो फीस पेमेंट होती है वो और स्टैगर्ड प्लान में आ जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 साल की फीस 12 लाख थी,
उसको मैंने 2 साल में स्प्लिट कर दिया, तो 6 लाख और 6 लाख हो गई। अब ये जो 6 लाख की फीस है, ये मैंने 1.5 लाख करके 1.5 lakhs into 4 times. Second year also I paid 1.5 lakhs into 4 times. Most of the parents in India who send their child abroad can probably save 1.4 lakhs in a quarter, Yeah. right? So उसमें आपको पीछे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं आता पेरेंट्स के ऊपर। सो एक रीज़न ये है। सेकेंड रीज़न, स्टूडेंट्स ऑल्सो गेट अ चांस टू वर्क हायर. Like if they can work for 2 years, so once they complete their masters, they already have 2 years of UAE experience. So which would really help them in finding a great opportunity. After 2 years, they have 2 years of GCC experience and a degree over there. So ये रीजन से स्टूडेंट्स 2 years में पार्ट टाइम करते हैं, बट मैं बोलूंगा ये हर स्टूडेंट नहीं करता है। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 1 year में ही कंप्लीट करते हैं मास्टर्स वहां पे। तो थोड़ा एक लेवल बड़े व्यू पे आते हैं। जो आज की तारीख में एज ऑफ टुडे जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है, राइट, कनाडा इंडिया के बीच में थोड़ा था, अभी वॉर्स चल रहे हैं, पीपल टॉक अबाउट क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है, काफ़ी देशों की इकोनॉमी के बारे में बोला जा रहा है, जस्ट 1 quarter away, 2 quarter away from recession। फिर AI अलग से आ गया, AI has come and it is automating a lot of jobs, तो jobs रिड्यूस हुई, राइट। इन सब अनसर्टेनिटी के बीच, राइट, why would somebody want to take that risk कि आप 30 लाख रुपए खर्च करके अब्रॉड पढ़ने जाते हैं? मतलब why would somebody take this decision to start? I would ask you a question, if not that, then what? Right? So अगर आप ये नहीं करोगे, आपको जीवन में आगे बढ़ना ही है, यहाँ पे आपको ग्रोथ नहीं मिल रही, तो you would do anything to grow, right? You asked about AI taking away jobs. If you recall, I think Rajiv Gandhi ji introduced computers back in 1980s in India. At that time there was a protest that computers आ गए, अब हमारी जॉब चली जाएगी। जो लॉग बुक में एंट्रीज करते थे, क्या गई? नहीं, जॉब्स तो बढ़ गई, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ओपन अप हो गई। AI से भी कुछ ऐसा ही होगा। AI will increase the number of job opportunities. It is just that people need to reskill themselves. अब reskill करना है तो कहाँ करना है? पढ़ाई करो जाके यूनिवर्सिटी में। So this is the best time, because you we see that AI आने वाला है जॉब्स के अंदर। AI जॉब नहीं लेगा, बट अगर हमें AI नहीं आता होगा तो हमारी जॉब चली जाएगी। सो बेस्ट इज रीस्किल योरसेल्फ, अपस्किल योरसेल्फ एंड देन गेट अ बेटर जॉब। नाउ अब आप पूछ रहे हो तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, उसकी वजह से मैं जाऊं कि ना जाऊं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस लार्जली यूक्रेन रशिया साइड में थी और इजराइल की साइड में थी। बीच में 2 हफ्ते के लिए इजराइल ईरान पे हुई थी, बट ये पूरी ज्योग्राफी में ना तो यूके आता है ना यूएसए आता है। आप बोलोगे दुबई वॉज नियर ईरान, बट देन दुबई वॉज लीस्ट अफेक्टेड, कुछ वहां पे हुआ भी नहीं था। ना ऑस्ट्रेलिया आता है। सो स्टूडेंट्स को इन सब से कोई बहुत पर्सनल इम्पैक्ट पड़ा नहीं। वर्ल्ड वॉर 3 किसी ने प्रिडिक्ट नहीं करा है, बट वो एक आगे का है। बट देन जियोपॉलिटिकल टेंशन से स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट नहीं आया। इकोनॉमी बीच में थोड़ा सा उसने डक डाइव लिया था, बिकॉज ऑयल प्राइसेस हैड गॉन डाउन, एनर्जी हैड गॉट मोर एक्सपेंसिव। सो यूके में एनर्जी कॉस्ट्स बढ़ गई थी, जिस वजह से बिजनेसेस के प्रॉफिट्स में थोड़ा सा इम्पैक्ट आया था। बट आई थिंक देव एडजस्टेड। अब आप देखोगे, अब पिछले कुछ समय से उनको वो प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं। So geopolitical tensions, so far no such problem. AI is actually a blessing in disguise for you. Makes sense. That's a very interesting point कि आप if not this then what? Yes. Comparison आप करो, हाँ, कि मैं इंडिया के yeah, ऐसा तो नहीं कि आप एजुकेशन नहीं करोगे। Yes. Right, you will do. yes, आप अगर आप बीटेक के बाद कुछ नहीं कर रहे होते Yeah. या आपकी जॉब लग गई है, yeah, that's a decision you can take कि हाँ ठीक है, I can grow in this job. But yeah, आपकी अच्छी जॉब नहीं लगी है, जॉब से आप कुछ नहीं हो, आपको पढ़ना है, तो which is the better destination to stay? yes, That's how this decision should be taken, right? तो basis on the response of your question, तो कोर्स भी फिर मुझे ऐसे ही लेने चाहिए जो पढ़ने के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, राइट? देयर आर ट्रेडिशनल कोर्सेज, MBA, जो किसमें मतलब आई डोंट नो कितने डिकेड से शायद करिकुलम चेंज नहीं हुआ, राइट? और भी दूसरे जो ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज हैं, वो मैं करने जाऊँ या मैं फिर आज AI रिलेटेड कोर्सेज करने जाऊँ? मतलब हाउ टू टेक दैट डिसीजन? गुड पॉइंट। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो 2 टाइप की स्ट्रीम्स होती है, वन इज स्टेम सब्जेक्ट्स, वन इज नॉन स्टेम। स्टेम में आ गया साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, जिसमें तो AI डायरेक्टली आ गया। यू बिकॉज यू स्टडीड कंप्यूटिंग और यू स्टडीड मैथ्स, सो यू कुड स्टडी अबाउट AI। दूसरा आता है नॉन स्टेम। अब इसमें भी AI को कहीं ना कहीं उन्होंने एमैल्गमेट कर दिया। सो कोर्सेज के अंदर AI के कंपोनेंट्स डाल दिए हैं।
क्या बोल रहे हो, यूनिवर्सिटी ने हर कोर्स में? यूनिवर्सिटीज़ ने शुरू कर दिया है, काफ़ी सारे कोर्सेज में, मे बी डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट वो डालते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक अभी स्टूडेंट करने जा रहा था यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन आयरलैंड में मास्टर्स ऑफ मार्केटिंग, उसके अंदर एक मॉड्यूल डाला है न्यूरो मार्केटिंग। न्यूरो मार्केटिंग इज हाउ टू ट्रेन एआई सिस्टम्स टू थिंक लाइक ह्यूमंस, राइट? सो यूनिवर्सिटीज़ ने कोर्स मॉड्यूल्स के अंदर एआई को डालना शुरू करा। मुझे लगता है इसकी वजह से उनको एक एज मिलेगा, जो भी अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अडेप्शन थोड़ा स्लो होता है। अगर आज आप फॉर एग्जांपल, एक यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंडिया की, मैंने उसकी मार्कशीट जो 2010 में देखी थी, जो मॉड्यूल्स 2010 में थे आज भी वही सेम मॉड्यूल्स हैं। और जो आप सोचो, आज 15 साल हो गए, यूनिवर्सिटी ने अपने मॉड्यूल्स ही चेंज नहीं करे। आप किसी भी फॉरेन की यूनिवर्सिटी के मॉड्यूल्स 5 साल पुराने उठा के देख लो, आज मॉड्यूल्स चेंज हो गए होंगे। सो दे अडेप्ट, वाई डू दे अडेप्ट? बिकॉज फॉरेन में कंपनीज एंड यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेशन बहुत स्ट्रांग है। यू वुड सी दैट लॉट ऑफ कंपनीज डोनेट, दे डू रिसर्च विद द यूनिवर्सिटीज। जब 5G आ रहा था तो यूनिवर्सिटी ऑफ सरे ने वहाँ पे एक 5G सेंटर बनाया था, जिसमें वोडाफोन ने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट दिया था। सो वहाँ पे जब कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करते हैं, उनको इंडस्ट्री के ट्रेंड्स बहुत डीपली मालूम पड़ते हैं, एंड वो अपने कोर्सेज के मॉड्यूल हर साल या हर दूसरे तीसरे साल में एज एंड व्हेन नीडेड वो चेंज करते रहते हैं। सो जब आप जॉब लेने जाते हो तो आपको ट्रांसक्रिप्ट से दिखाओगे, आई हैव स्टडीड दीज मॉड्यूल्स विच आर रेलिवेंट टू व्हाट यू वुड नीड। सो आपके जॉब के सक्सेस चांसेस बेटर है। राइट, राइट। तो आज AEC अब्रॉड में अगर बच्चा आता है कि मुझे बाहर पढ़ने जाना है, तो कैसे आप डिसीजन लेते हैं, या क्या प्रोसेस होता है कि यार आपको हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, आपके लिए ये कॉलेज बेटर है, ये यूनिवर्सिटी बेटर है, ये कंट्री बेटर है, कि आपको जाना ही नहीं चाहिए? क्या वो भी होता है? हमने AEC ओवरसीज में काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स आए उनको मना करा है कि आप मत जाओ, बिकॉज आई एम ऑफ अ फर्म बिलीवर कि अगर आपके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी नहीं है बाहर स्टडी करने की, और अगर वो आपको ज्ञान धन के थ्रू लोन भी नहीं मिला, तो आप मत जाओ। क्योंकि कई बार होता है कि फैमिलीज का बैकग्राउंड बहुत वीक होता है, बहुत बार फैमिली सब बेट पे लगा देती हैं। आई थिंक इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्क। बी, अगर हमें लगता है स्टूडेंट वहाँ पे जाके अडेप्ट नहीं कर पाएगा, स्टूडेंट बहुत ही रिलैक्स्ड है, वहाँ की स्टडीज़ की पेस फास्ट है, वो क्लास में अडेप्ट नहीं करेगा, तो वो उसके लिए जाना वेस्ट है। तो हम वैसे स्टूडेंट्स को कहते हैं आप मत जाओ। बट जो स्टूडेंट जाना चाहता है, उसके हमारे पास एक सेट ऑफ 20 क्वेश्चंस हैं जो हम पूछते हैं। उसके बेसिस पे हम उसको, जो प्रीवियस स्टूडेंट्स गए हैं वो देखते हैं हम, क्योंकि हम हर स्टूडेंट का डेटा सेव करते हैं कि ये स्टूडेंट गया था, इसका क्या सक्सेस हुआ, ये स्टूडेंट गया था, इसका क्या सक्सेस हुआ है। तो वहाँ से स्टूडेंट को कहते हैं एज पर मी, ये जो बीकॉम का ही DU के स्टूडेंट्स आए थे हमारे पास, ये 50 स्टूडेंट्स आए, इसमें से इन स्टूडेंट्स ने ये कोर्सेज करे थे और वो आज ये इतना % सक्सेस हो गया, ये कोर्स करने के बाद इतना सक्सेस मिल गया। दैट इज बिकॉज वी गॉट अ डेटा ऑफ 20 ईयर्स। अदर देन दैट, अगर मैं बेसिक फैक्टर्स पे बताता हूं, सो उसमें हम स्टूडेंट को कहते हैं आप कोर्स देखो अपना, आप लोकेशन देखो, आपको कौन सी जगह पढ़ने जाना है, आप रैंकिंग देखिए, क्वालिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यू फॉर मनी पब्लिक कॉस्ट। यू शुड बी पेइंग अ यूनिवर्सिटी ओनली जितनी आपको फीस ठीक लगती है। अगर सेम कोर्स आपको सेम रैंकिंग यूनिवर्सिटी में सस्ता मिलता है तो यू शुड गो फॉर दैट। एंड चौथा आपको एक देखते हैं एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर, कि पढ़ाई के बाद क्या कुछ यूनिवर्सिटीज आजकल आपको इंटर्नशिप दे रही हैं जो कोर्स के अंदर जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल, यूके में एक यूनिवर्सिटी ऑफ सरी है, वो आपको 1 साल पढ़ाई के साथ 1 साल की इंटर्नशिप भी देती है। सो दैट इज वन वेरी स्ट्रॉन्ग ऑफरिंग फॉर अ स्टूडेंट। तो ये सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके हम स्टूडेंट को कहते हैं आप रेटिंग्स हो यूनिवर्सिटी को, वो खुद देता है, हम नहीं देते। एंड उसके बाद उससे पूछते हैं आपके लिए ये पैरामीटर का कितना वेटेज है, ये पैरामीटर का कितना वेटेज है। उसके जो वेटेड स्कोर्स निकलते हैं उस पे हम कहते हैं कि आपके लिए ये 6 ऑप्शंस टॉप है। तो फिर उसका हम एप्लीकेशन करते हैं, उसके फिर स्कॉलरशिप्स की रिक्वेस्ट करते हैं, उसके बाद हम आपसे लोन की रिक्वेस्ट करते हैं, फिर स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ने जाता है। That's very comprehensive. Great. पीयूष, तो मतलब काफ़ी मज़ा है। So I think I have learnt a lot. I think काफ़ी मैंने नए aspects आपसे पूछने चाहे, एंड आपने उसका मतलब काफ़ी एप्ट आंसर दिए। एंड मेरे लिए फेवरेट आंसर आपका आई थिंक वही था कि अगर आप ये नहीं कर रहे हो, पढ़ना क्यों जाना है। हाँ, तो अभी मतलब एवरीवन इज आस्किंग कि शुड वी गो अब्रॉड। हाँ,
बट नोबडी इज सेइंग इफ नॉट अब्रॉड देन व्हाट. Yes. वो कंपैरिजन नहीं होना है. Yeah. वो एक इंडिविजुअल डिसीजन की तरह देखा जाता है, जबकि Yeah. लाइफ में ऐसा कभी कुछ होता नहीं है. Yes. ऑलवेज ए डिसीजन. तो दो Yeah. ऑप्शंस होते हैं, ए या Yes. बी. Yes. तो ए से आपको कंपेयर करना है. हाँ, अगर ए से बी बेटर है तो ले लो. ए ले हाँ. लीजिए, अगर ए से बी बेटर नहीं है तो बी ले लीजिए. Correct. Having said that, I have a lot more questions, but I think for today, Yeah. I will end it here. I hope to host you again sometime. Absolutely. But thanks a lot for your time. Yeah. It was very wonderful to learn about Dubai and UK Yeah. and all the changes that are happening. Yeah. And good wishes. Best of luck for the ECM draw. Thank you.